हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। लॉज कैसे कि जब भी हमारे पास रिएक्टेंट एक नया प्रोडक्ट बनाएगा तब ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ लॉज जरूर वहां पर फॉलो हो रहे होंगे। वो लॉज कौन कौन से होते हैं अब हम वो देखते हैं। पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ? कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कंजर्व रहता है। किसका मास कंजर्व रहता है? रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है ये कहता है पहली बात कि मैटर को ना तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसे इजी वर्ड्स में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। कैसे? जैसे मान लो सपोज आप घर में मैगी बना रहे हो। ठीक है, आती होगी आई होप मैगी सभी को बनानी। तो मैगी बनाने के लिए आपने क्या किया? एक मार्केट से आप पहले मैगी लेकर आए, यिप्पी नूडल्स, ठीक है, या फिर मैगी वैसे नॉर्मल आप कोई भी लेकर आए मैगी। तो आपने क्या किया? उसको पैकेट को ओपन किया, राइट। अगर तो आप वेल ट्रेंड हो तो जितना पैकेट में से आपने मैगी उसमें से वो निकाला है उतना ही अमाउंट मैगी का बन के आएगा। लेकिन अगर आप वेल ट्रेंड नहीं हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, सेकंड टाइम बना रहे हो, आपको इतने अच्छे से कुकिंग नहीं आती, उस केस में आप क्या करोगे कि आपने मैगी को पैन में डाला, कुछ मैगी पैन में गई, कुछ इधर गिर गई, कुछ साइड मतलब साइड में गिर गई। ठीक है, उसके बाद पैन में से बना तो दी मैगी, उसके बाद जब उसको आप फिर से बाउल में डालने लग रहे हो, सर्व करने लग रहे हो, तब क्या हो रहा है? फिर से कुछ मैगी जो सी है वो साइड में फिर गिर गई, या मान लो पैन के अंदर रहेगी, तुम्हें अच्छे से डालनी नहीं आई। ओके, तो ऐसे केस में क्या था? जितना स्टार्टिंग में आप मैगी का पैकेट लेकर आए, जितनी मैगी उस पैकेट में थी, क्या उतनी ही मैगी एग्जैक्ट अमाउंट सेम बाउल के अंदर गया? नहीं गया, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं थे। तो कुछ अमाउंट बाउल में गया, कुछ अमाउंट पैन में रह गया, कुछ नीचे गिर गया, कुछ बनी हुई मैगी साइड में गिर गई, कुछ कच्ची मैगी साइड में गिर गई, राइट। लेकिन अगर आप वेल ट्रेंड हो, बहुत ज्यादा हो, तब उस केस में ऐसा हुआ कि सारी जितनी मैगी थी वो एज इट इज बन गई, कोई रहा भी तो लिटिल बिट अमाउंट साइड में बच गया। ठीक है, तो मेन बात जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जितनी स्टार्टिंग में हमारे पास मैगी थी उतनी ही हम लास्ट में मैगी हम बना रहे हैं। और जो साइड में कुछ जो गिर जाता है अमाउंट या बच जाता है अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं? वो हम साइड प्रोडक्ट ले लेते हैं रिएक्शन के। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है वो अब हम लिखते हैं बच्चों। बट इट सेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट, क्या कहता है ये? मैटर कैन आगे नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है? इट कैन ओनली कन्वर्ट इट्स फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? इन अदर वर्ड्स। कि अगर हम दूसरे शब्दों में से डिफाइन करें, इन अदर वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट का होगा इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। जितना मास बच्चों रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। ये किसने बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। क्लियर होगी बात? क्या बोला इसने? जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्व मतलब किसी चीज को बचा के रखना। तुम किस चीज को बचा के रख रहे हो? छुपा के रख रहे हो मैगी को, या फिर मोमोज भी हो सकते हैं। मोमोज शायद तुम इतने अच्छे से ना बनाने आते हो। ठीक है, और क्या आता है? चलो जो आता है उसको अपने हिसाब से समझो। तो फिलहाल तो हम मैगी ले रहे हैं जो हर किसी बच्चे को आसानी से आती होगी बनानी। तो क्या समझा हमने कि देखो, ना तो
किसी चीज को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ना तो ऐसा हो सकता कि आप बैठे हो और आप बैठे बैठे बोलो कि ना आज मेरा पिज्जा खाने का मन है, तो मैंने बैठा और मैंने जस्ट ऐसे किया और मेरे आंखों के आगे एकदम से पिज्जा आ गया, ठीक है। मैंने ऐसे बोला शाकला का बुम बुम, या मान लो मैंने कुछ बोला, जैसे होता है ना वो हैरी पॉटर में गार्डियन लेवियोसा, इस टाइप से मैंने कोई एक कुछ बोला और इमीडिएटली मेरे आगे पिज्जा आ गया, ठीक है, या मान लो मोमोज आ गए या बर्गर आ गया। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि मैटर को ना तो तुम खुद से क्रिएट कर सकते, सिमिलरली ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली वो डिसअपियर भी हो जाए। कि मान लो स्कूल में आप बैठे हो, स्कूल में बाय चांस आपने क्लास में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके चले गए हो, ठीक है, या मान लो सपोज कुछ भी था और इमीडिएटली बाहर से कोई और चेकिंग पे आ रहा है, प्रिंसिपल मैम आ गए, कोई आपका टीचर आ गया, आपको फटाफट से छुपानी है चीजें कि भाई हाँ हम तो ये सब खाने के लिए लेकर आए थे वरना आज खूब पिटाई होगी। तो ऐसे केस में आप ऐसा भी नहीं फिर नहीं बोलोगे कि शाकला का बुम बुम, या मान लो गार्डियन लेवियोसा और ये गुम। तो ऐसे केस में कोई चीज गुम भी नहीं होती, डिसअपियर भी नहीं होती। मतलब ओवरऑल क्या बात बोली है कि ये तो सिर्फ हमने खाने पीने की चीजें बोली, कुछ भी, ठीक है, बैग आपके पास पड़ा है, आप बैग को करो ऐसे तो बैग भी डिसअपियर नहीं होता। तो कोई भी चीज, यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर को ना तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। ये क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, है ना, कि क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपके पास इंग्रेडिएंट से आपने उससे मोमोज बना लिए, इंग्रेडिएंट से आपने पिज्जा बना लिया। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बॉल है, ये तो नॉर्मल समझने के लिए बातें हैं। अगर आपके हाथ में बॉल है और बॉल को आप ऐसे ऊपर वाली साइड थ्रो करो, क्या होगा, जब बॉल ऊपर जाती है पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, और जब बॉल नीचे आ रही है ग्राउंड पे ऐसे जाएगी, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, राइट। तो सिर्फ आपको इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या, कि मैटर को ना तो हम ऐसे क्रिएट करेंगे ना ही हम ऐसे करते डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या होगा, सिर्फ इसमें जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास किसका आएगा बच्चों, प्रोडक्ट का, उसका उतना ही मास किसका आएगा, प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तो हमने वैसे समझने के लिए एग्जांपल मैगी का, मोमोज का ले लिया। अगर हम इसे साइंस से रिलेटेड हम इसमें एग्जांपल लें तो हम क्या कर सकते हैं, अब गर्मियों में एक नॉर्मल कॉमन एग्जांपल होता है फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखना, है ना। तो वही आपने करना है। अब पानी की बोतल नहीं रख रहे हो, फ्रीजर में रख रहे हो ट्रे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ट्रे में पानी को फिल किया, या मान लो बोतल ले ली, उसमें पानी फिल किया, उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद क्या होगा, वो जो पानी है वो क्या बना देगा, आइस बना देगा, राइट। पानी क्या बनाएगा, आइस। अब आपने उस आइस को निकाल के बाहर रख दिया, तो जब आपने उस आइस को निकाल के बाहर रख दिया तो आइस फिर से किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में। मतलब कहने का क्या है, यहां पर हमारे पास पहले बेटा क्या था, वाटर, और वाटर को हमने किसमें कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया आइस में। तो जितना मास, जितनी चीज क्वांटिटी वाटर की थी उतनी ही क्वांटिटी किसकी आती है बेटा, आइस की आती है। किसकी आती है, आइस की। ऐसा नहीं होता कि आपने उसके अंदर एक बोतल वाटर रखा था, ठीक है, तो उसके अंदर से 5 बोतल बराबर आइस आ रही है, ऐसा नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आपने उसके अंदर वाटर की रखी थी उतनी ही क्वांटिटी आइस की बनेगी। तो वाटर से क्या बना रहे हैं, आइस, ठीक है। तो ये तो एक स्टेप हो गया। जरूरी नहीं है कि वाटर से हम आइस लें। कोई बच्चा बोले जरूरी है वाटर से हम आइस ले रहे हैं, अगर हम आइस से वाटर बना दे तो क्या क्वांटिटी सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से ऐसे एरो बना देते हैं। ये जो एरो है ये रिवर्सिबल की एरो शो करती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वाटर से हम आइस बना रहे हैं और आइस से हम फिर से वाटर। तो ये जो मैंने बेटा यहाँ पे एरो दिखाई है, दिस एरो इज ऑफ रिवर्सिबल एरो। कौन सी एरो होती है बेटा, ये रिवर्सिबल एरो। कौन सी एरो होती है, रिवर्सिबल एरो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। डन। अब इसके बाद इस जो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन होती है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, क्या होता है, दिस लॉ इज नॉट applicable, this law is not applicable for, this law is not applicable for nuclear
रिएक्शंस, ठीक है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये जो लॉ है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन mass is not conserved, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, तो ये जो लॉ है किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता? न्यूक्लियर रिएक्शंस में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड। अब आपने ना हिरोशिमा नागासाकी का बेटा एग्जांपल सुना होगा, आपने सुना होगा पहले कभी न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। तो देखो जब कभी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तब उस केस में वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो वो जो रिएक्शन स्टार्ट हुई उसके बाद में बेटा कितने प्रोडक्ट्स बनते गए, वो जो प्रोडक्ट बने वो फिर फर्दर आगे रिएक्शन करते गए। अब उस समय तुम तो थे नहीं, है ना। अब जब वो प्रोडक्ट बनाते गए तुम्हें क्या पता कि इसके इन बिटवीन में यहाँ पे प्रोडक्ट इतना बना फिर इतना बना, कितने टाइम में क्या सब चीजें हैं, मतलब आपको टाइम लगेगा उस चीजों को सोचने के लिए, और जब तक आप जिस पार्ट तक पहुंचोगे इतने में रिएक्शन वो बहुत आगे जा चुकी होगी। तो ऐसे केस में उसका जो मास है वो कंजर्व नहीं होता। अगर हम सोच रहे हैं इस समय इतना ही मास बनेगा, आगे पता नहीं कितनी रिएक्शन और हो चुकी होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है बात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता? कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में। समझ में आया? सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिकॉज जो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है? मास इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व्ड, इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ये क्या है? एक लिमिटेशन। आई होप ये जो चीज है, ये जो लॉ है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप ये लॉ क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। ये आपके पास 9th क्लास में भी आता था, एक ये क्वेश्चन था, पेपर में आता था। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 when 4.2 gram of NaCO3 is added to a solution of acetic acid weighing 10 gram, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 gram. Show that this follows law of conservation of mass. ठीक है, तो क्या कहते हैं? अब ऐसे तो पढ़े तो पता नहीं, बच्चों को लगेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन में दे रखा है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो तो देखो फिर भी उसमें सोच लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका माइंड तो बहुत शार्प होता है, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन वही छोड़ देते हैं कि पता नहीं इसमें क्या करना होगा। बेहतर है अगला फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जाओ, ठीक है, एग्जाम देके। तो अब इस केस में बेटा क्या करना है हमें? व्हेन 4.2 ग्राम, हम ना देखो जब भी कोई क्वेश्चन दे रखो, जो चीजें दे रखे उसको अंडरलाइन करो कि है क्या। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3, इतनी क्वांटिटी NaHCO3 की है। व्हेन का मतलब पता है ना, जब इतनी क्वांटिटी NaHCO3 की इज एडेड टू, इसको ऐड किया गया किसमें? सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में। किसके सॉल्यूशन में? ऑफ एसिटिक एसिड। किसका सॉल्यूशन लिया है बेटा? एसिटिक एसिड का, ठीक है। एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और एसिटिक एसिड का वेइंग मतलब इसका वेट कितना है? 10 ग्राम। तो यहाँ पे देखो बेटा एसिटिक एसिड का वेट दिया गया है 10 ग्राम। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3, इसको ऐड किया गया एसिटिक एसिड में। कितने एसिटिक एसिड में? 10 ग्राम एसिटिक एसिड में। इट इज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। क्या क्या देखा गया? 2.2 ग्राम ऑफ CO2, अंडरलाइन कर लिया हमने, बॉक्स में डाल दिया। क्या? 2.2 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज हुई है। 2.2 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज हुई है। कहां पर रिलीज हुई है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब इसमें हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है, हमने क्वांटिटी पे डाला 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3, एसिटिक एसिड 10 ग्राम। ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व मतलब प्रोडक्ट बन रहा है इसके बाद कितना? 2.2 ग्राम ऑफ CO2।
द रेजिड्यू, तो CO2 बन गया, द रेजिड्यू जो बच गया, ठीक है, जो इसके अलावा जो अमाउंट बचा वो कितना, रेजिड्यू लेफ्ट जो बचा है उसका वेट कितना है, 12 ग्राम। कितना वेट है, 12 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। क्या करता है बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, अब हम अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। क्या दिया है बेटा, NaHCO3, तो यहां पर हमने लिखा NaHCO3 किसमें डिसोल्व किया था, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। अब रिएक्शन, ये 10th के पेपर में आती थी रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट की, याद आई ऐसी कोई रिएक्शन थी। दो हमारे पास कंपाउंड थे, एक था इथेनॉल और दूसरा कौन सा था, याद आ गया, ठीक है, इथेनोइक एसिड, यस वही रिएक्शन है। क्या करते हैं इसमें, जो मर्जी रिएक्शन दे रखी हो, हमारा काम क्या होता है बेटा इसमें, ये जो H दिया हुआ है ना, इस H की जगह ये दिया हुआ जो H, इस H की जगह हम क्या करेंगे, इस Na को लगा देंगे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट विल बी CH3COO, थोड़ा रब करके इसको अच्छा सा प्रेजेंट करते हैं। क्या बनेगा, CH3COONA, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा, और एक H है और O है, इसको तो देख के कॉमन, जो बच्चों को कोई भी रिएक्शन देखते दिमाग में आ जाता है, क्या वाटर जरूर बनेगा, चाहे मतलब बने ना बने, लेकिन वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारी जो बेटा आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि वाटर बनता है, तो यहाँ बेशक वाटर बन रहा है, तो आप यहाँ पर वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो सोचा है वो सोच यहाँ पर आपकी फुलफिल होती है। तो यहाँ पर CH3CONA प्लस वाटर। इसके अलावा क्वेश्चन में देखो बेटा एक और चीज दी थी, क्या दी थी, CO2, है ना, CO2 इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक और चीज प्लस में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, CO2। क्या लिखेंगे, CO2। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास वर्डिंग में दी हुई थी, उसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। सभी को आई होप ये चीज क्लियर होगी बच्चों, कि हमने यहाँ पे क्या लिखा। अब बात आती है इनकी क्वांटिटीज की, किसकी कितनी क्वांटिटी है, तो वो हमें क्वांटिटी कहाँ से पता चलेगी, बताओ कहाँ से पता चलेगी, कॉमन सेंस, हाँ वेरी गुड, कहाँ से, क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो NaHCO3 कितना दिया है, 4.2 ग्राम, और एसिटिक एसिड 10 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4.2 ग्राम, राइट, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 10 ग्राम। डन। अब बेटा CO2 कितना बना था, इन्होंने बोला CO2 बना है 2.2 ग्राम और रेजिड्यू है 12 ग्राम। CO2 बना है 2.2 ग्राम और रेजिड्यू जो हमारे पास ये बचा हुआ, इसके अलावा रेजिड्यू मतलब बाकी जो बचा हुआ पार्ट जो यहाँ पर है वो कितना है बेटा, 12 ग्राम, इतना दिया है। अब हमारा काम क्या है, इनको प्लस करने का, ठीक है, प्लस तो करना आता है ना, जल्दी से करो प्लस, क्या आएगा 4.2 और 10, तो 4.2 प्लस 10 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.2 ग्राम। सही करे प्लस मैंने, है ना, ये आता है। अब इन्हें प्लस करेंगे 12 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम, तो कितना आंसर आ जाएगा 14.2 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मास हमारे पास रिएक्टेंट का था वही मास हमारे पास किसका आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो हम कहना चाह रहे हैं दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे पता मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट, तो भाई हाँ देख सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि 14.2 ग्राम इक्वल टू 14.2 ग्राम। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट फॉलोज, कि ये फॉलो करेगा क्या, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, लिखो। लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है ये लो। अगर मान लो सपोज हम बात करें बेटा वाटर की, H2O ले लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो वाटर हमें किसी भी सोर्स से मिल सकता है। यू कैन गेट वाटर फ्रॉम रिवर, ठीक है, नदी से आपको मिल सकता है, किसी कुएं से आप पानी ले सकते हो, वेल से पानी। यू कैन टेक वाटर फ्रॉम वेल, यू कैन टेक वाटर फ्रॉम रिवर, यू कैन टेक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, यू कैन टेक वाटर फ्रॉम टैप, राइट। अब आप पानी कहीं भी जाकर पी सकते हो, किसी देश से कहीं भी जा रहे हो, किसी कंट्री में, इंडिया में हो यहाँ पर पानी पी रहे हो, चाइना गए हो चाइना में जाके पानी पी रहे हो, अमेरिका गए हो अमेरिका जाके पानी पी रहे हो, कहीं भी पानी तो चाहिए, ठीक है। वाटर इज द बेसिक नीड, ओके। तो अब जब आपने बेटा वाटर, आपकी वाटर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O, ठीक है। अगर हम इसके एलिमेंट्स के मास की रेशो निकालें तो वो हमेशा सेम होती है, वो फिक्स होती है। कैसे, जैसे H2O कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो ये लिखा 2, हाइड्रोजन की बात हो रही है, मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 मल्टीप्लाइज 1, एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हम रेशो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस की जगह हम साइन लगाएंगे इस तरीके से रेशो का, 2 रेशो 16। तो अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या आएगा 1:8, 1:8 बाय मास। ये देखो बेटा वाटर की रेशो होती है, H2O की रेशो होती है, ठीक है। मतलब अब जो सा है, अब आपने एक बोतल ली, बोतल में पानी फिल किया, अब बोतल से जो पानी है आप आराम से बैठ के सोफे पे पानी पी रहे हो, ओके। आप बाहर खड़े हुए पानी पी रहे हो, आप जिम में जाकर पानी पी रहे हो, आप पार्क में खेलते हुए बैट बॉल क्रिकेट खेलते हुए पानी पी रहे हो, जैसे मर्जी, ओके। छत पे जाके पानी क्यों ना पी रहे हो, लेकिन जो फॉर्मूला रहेगा वाटर का, क्या रहेगा, फॉर्मूला ऑफ वाटर विल बी H2O, ओके। सेम केस अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज, आप ग्लूकोज इंडिया की बात करो, ग्लूकोज की, आप अमेरिका के ग्लूकोज की बात करो, आप चाइना की ग्लूकोज की बात करो, कनाडा की ग्लूकोज की बात करो, ठीक है, जो भी तुम्हें कंट्री पसंद है आप उसके ग्लूकोज की बात करो। वर्ल्ड वाइड जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का वो क्या रहता है, C6H12O6, यानी कि इसके भी जब हम एलिमेंट्स की रेशो निकालेंगे वो सिंपल ही रेशो आती है। मतलब पूरी दुनिया में जो भी कंपाउंड्स हैं वो, उन सब में जो रेशो है वो क्या रहती है, सेम। चाहे गन्ने की ही क्यों ना बात करो, गन्ना हमने डिस्कस किया था ना पहले, क्या होते हैं गन्ने को, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, शुगर केन, इंग्लिश में उसको कहते हैं शुगर केन, लेकिन केमिस्ट्री में हम उसे शुगर केन नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, शुगर केन तो होता ही नहीं। अगर तुम शुगर केन लिखोगे तो सारे सोचेंगे पता नहीं इसने कौन सी केमिस्ट्री लगा दी है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं लगाई, वो तुमने इंग्लिश लगाई है। तो केमिस्ट्री में जो शुगर केन होता है उसका फॉर्मूला, उसका नाम क्या होता है, तो गन्ने का नाम यहाँ पर बदल दिया जाता है, गन्ने का नाम बनता है केन शुगर। क्या बनता है, केन शुगर, ये गन्ने का नाम है, देखो तुम्हारे, ठीक है। क्या होता है गन्ने का नाम, केन शुगर, इट इज द नेम ऑफ शुगर, शुगर नेम इज व्हाट, केन शुगर। आई होप ये चीज क्लियर हुई है आपको। तो गन्ना हो, गन्ने का फॉर्मूला, हाँ चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, C12, बोलोगे मैम फॉर्मूला तो बताया नहीं, गन्ने का नाम तो बता दिया, शुगर केन की जगह केन शुगर है, पर फॉर्मूला केमिस्ट्री में तो फॉर्मूला चाहिए, C12H22O11, ये गन्ने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब कभी गन्ना खाओ ना तो उसमें एक तो उसका केमिस्ट्री का नाम केन शुगर, ठीक है, इंग्लिश का नाम शुगर केन, और उसका जो फॉर्मूला C12H22
11। तो इन सभी केसेस में अगर हम देखें तो जो रेशो आती है वो रेशो सेम रहती है, ठीक है। रेशो यानी कि क्या रहती है इसमें, फिक्स। सो दिस वन इज अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और वी से द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्जांपल आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमसे कहता क्या है, ठीक है। तो हम यहां पर लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हम कोई किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो जो उसके एलिमेंट्स के बीच में रेशो होती है, एलिमेंट्स के बीच में जो रेशो होती है उसका मास कैसा होता है, मास उसका क्या होता है, फिक्स होता है। मास हमेशा क्या रहेगा, उसका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a compound always have elements which have fixed ratio, always have elements which have fixed ratio by mass, which have fixed ratio by mass, which have fixed ratio by mass, and it does not depend on any source, 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 ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो रेशो होती है हमेशा फिक्स होती है और वो कभी भी सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, पुराना जो एग्जांपल था, अभी मैंने बेटा पीछे देखो डिस्कस किया, एग्जांपल ही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कि अगर हम वाटर की बात करते हैं, इसकी अगर हम रेशो निकालें तो रेशो 1:8 आती है बाय मास के, ठीक है। तो ये जो रेशो है, इट हैज फिक्स्ड रेशो, इट हैज फिक्स्ड, लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लिखिए बेटा, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, वाटर वाला। It has fixed ratio, it has fixed ratio by mass and does not depend on any source, और किसी भी सोर्स पे ये चीज डिपेंड नहीं करती, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सोर्स। डन, क्लियर हो गया। तो ये हमने एग्जांपल लिया वाटर का। अब आप बोलोगे कि ना मैम ये तो आसान है, समझ में आ गया, ग्लूकोज वाला मुश्किल है, अगर हमसे नहीं हुआ पेपर में और हम चाहते हैं कि पेपर में एक और एग्जांपल लिखें, हम अपने पेपर को और ब्यूटीफुल बनाएं, टीचर बहुत इंप्रेस हो जाए कि वाह बच्चे तूने क्या किया है पेपर में, ठीक है, इतना मतलब इतने अच्छे से इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो दूसरा मैं कौन सा एग्जाम्पल लिखूं, तो दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना वाटर होगा, और भी ले लेते हैं। चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 का। ये नीचे वाली लाइन हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि आगे भी हमारे काम आएगी इसमें, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमने लिया CO2 का, CO2, ठीक है। अब रेशो निकालते हैं, CO2 की रेशो क्या आएगी, कार्बन का मास कितना होता है 12, एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहे हैं तो हमने क्या लगाई रेशो। ऑक्सीजन कितनी है 2, मल्टीप्लाई का साइन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ये लिखा 16। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या आएगा 12 रेशो 16 टू द 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32। अब इसको डिवाइड, भाई देखो जिन बच्चों का मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है, ओके, तो ऐसे केस में अगर इसको डिवाइड करना हो तो
टू के टेबल से डिवाइड करना है। ओके, जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो तो देखो इजीली कर सकता है, लेकिन बाकी देखो फिर भी अगर कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो स्टार्ट किससे करोगे, टू के टेबल से स्टार्ट करोगे। टू का टेबल सब बच्चों को आता होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं टू के टेबल से, तो 2 6 का क्या होता है, 2 6 का 12, राइट। देख लो 2 6 का 12, हाँ 2 1 जा 2, फिर से 2 6 का 12। अब ये कट रहा है, फिर से अब आगे हम इसे कट कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबल हो। 2 3 दा 6, 2 8 जा 16। तो रेशो कितनी बनी बेटा, 3:8। रेशो हम किस हिसाब से निकाल रहे हैं वो भी लिखना जरूरी है। क्या हम ये जो रेशो है हम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, या ये जो रेशो है ये हम मास के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये जो रेशो लिख रहे हैं 3:8 बाय मास, 3:8 बाय मास। डन, ठीक है। तो ये फिर हम आगे इसके बाद क्या लिखेंगे, इट हैज फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सोर्स, और ये किसी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला एग्जांपल लिखिए CO2 का। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है। डन, हाँ जी बच्चों, ये वाला डन लिख लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहता है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी हम रेशो निकालते हैं। रेशो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, रेशो निकालते हैं मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो और मास के अकॉर्डिंगली वो रेशो फिक्स होती है। फिक्स इन द सेंस वाटर जहां मर्जी से लो, दुनिया के किसी कोने से वाटर लो, कहीं जाकर पानी पियो, लेकिन फॉर्मूला वाटर का H2O रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगी। और अगर हम मासेस के अकॉर्डिंगली रेशो निकालेंगे तब ऐसे केस में रेशो क्या रहती है बेटा, रेशो रहती है फिक्स। क्या रहती है, रेशो फिक्स रहती है। क्लियर है। और ये चीज किसी भी सोर्स पर भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा CO2, अगर तो मास के अकॉर्डिंग रेशो निकाले तो ये निकाली। मैं मास क्यों लिख रही हूं, मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्यों नहीं लिख रही हूं, देखो बेटा एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी एटम्स। देखो अगर तो मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या है, 1 कार्बन ना, ओके। एक एटम से दूसरे पे जाने में रेशो, ऑक्सीजन कितनी है 2, यानी कि ये जो मैंने रेशो लिखी ये रेशो मैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रेशो लिख रही हूँ। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इस लॉ ने हमें एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रेशो नहीं बोली। इस लॉ ने हमें बेटा किसके अकॉर्डिंग रेशो बोली है, 3.8 रेशो बाय मास के अकॉर्डिंगली इसने रेशो यहाँ पर बोली है। तो हम यहाँ पर 1:2 यूज नहीं करेंगे। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड कि मैं यहाँ पे इसमें 1:2 कर लूं, तो बेटा नहीं, हम लॉ को फॉलो करते हैं। जो साइंटिस्ट ने बोला है ना हम उसकी बात को फॉलो करेंगे कि वो बोल क्या रहा है, अपने अकॉर्डिंग अभी हम नहीं करेंगे। जब हम खुद से अच्छे से केमिस्ट्री समझ जाएंगे, हम कुछ नया करेंगे, तब हम अपनी तरफ से एक नया लॉ दे सकते हैं, फिर हम उसमें कुछ भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3:8 बाय मास। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है सभी को। डन, गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ आया और लिमिटेशन ना आई, ऐसा हो सकता है। तो हमने पहला लॉ क्या किया, फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहां अप्लाई नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता। अब इस लॉ में लिमिटेशन इसकी क्या थी, इस लॉ में इसकी लिमिटेशन थी क्या, देखते हैं आगे, चलो आगे लिखते हैं इसकी लिमिटेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई है, चलो आगे लेते हैं हम इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशंस, ठीक है, रेड पेन से लिख दिया डेंजर जोन, है ना, लिमिटेशंस। अब हमें कुछ हटके सोचना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी इसमें इसकी लिमिटेशंस। क्या होती हैं लिमिटेशंस, तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें हेडिंग क्लियरली विजिबल हो। तो फर्स्ट हम लिखते हैं दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट applicable for isotopes
ये जो लॉ है ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये लॉ जो है वो आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स बेटा होते हैं, यहाँ पे मैं इसको सर्कल डाल के इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को ना याद हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसके आइसोटोप मिलते हैं C12, C14, 13 भी होता है, C13 आइसोटोप होता है, पर वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आपने 2 आइसोटोप याद करने हैं, एक C12, ठीक है, C12 आइसोटोप यहां पर इस टॉपिक के लिए, दूसरा है C14 आइसोटोप, ठीक है। तो ये जो लॉ होता है ये आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। आइसोटोप हमें यहाँ पे याद कौन कौन से करने हैं? कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसका 12 मास है, एक ऐसा कार्बन जिसका 14 मास है। डन। एक ऐसा कार्बन जिसका 12 मास है, एक ऐसा कार्बन जिसका 14 मास है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे लिया CO2, ठीक है। अब मैं यहां पे ले रही हूं 2 आइसोटोप। पहला बेटा यहां पे लिया फॉर कार्बन 12 आइसोटोप। यहां पे हमने क्या ले लिया? फॉर कार्बन 12 आइसोटोप। तो हम मास के अकॉर्डिंग रेशो निकालते हैं, तो निकालो भाई, क्या प्रॉब्लम है ना रेशो निकालने में। तो कार्बन, कितने कार्बन है? 1 के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट मास कार्बन का क्या लिखेंगे? 12। एक एटम से दूसरे एटम पे जाने पे रेशो, कितनी ऑक्सीजन दी हुई है? 2 को ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी ऑक्सीजन है? मल्टीप्लाइज 16, तो क्या आएगा? 12 रेशो 16 टू द 32, राइट। तो डिवाइड करना है, किसके टेबल से डिवाइड करते हैं? 2 से, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? 2 6 12, 2 1 2, 2 6 फिर से 12, 2 3 6, 2 8 16। तो रेशो कितनी आई बेटा? इससे रेशो आती है 3:8 बाय मास, है ना। 3:8 हमने निकाली है बाय मास। ये हमने लिया है कार्बन 12 आइसोटोप। क्या लिए बेटा? ये हमने कार्बन 12 आइसोटोप। नेक्स्ट लेते हैं हम फॉर कार्बन 14 आइसोटोप। कार्बन 14 आइसोटोप। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने CO2 ली तो कार्बन का मास कितना दिया हुआ है? कार्बन का मास कितना दिया हुआ है? 14। एक एटम से दूसरे एटम पे जाने में रेशो, ऑक्सीजन कितनी गिवन है यहाँ पे? 2। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 16 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्बन 14 आइसोटोप है इसलिए कार्बन में 12 की जगह हमने क्या लिखा? 14, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? 14 रेशो 16 टू द 32। क्लियर है? 2 के टेबल से हम इसे कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 14, 2 1 2, 2 6 12। तो रेशो कितनी आई बेटा? 7 रेशो 16। 7 रेशो 16 हमने यहाँ पे रेशो निकाली है बाय मास। बाय मास हमने ये रेशो निकाल ली है। क्लियर है? तो अगर हम आइसोटोप का कंसेप्ट लगाते हैं तो बेटा जी देखिए, एक केस में 3.8 आता है, दूसरे वाले केस में 7:16 आता है। 3:8 आ रहा है एक में, दूसरे में 7:16 बाय मास आ रहा है, और दोनों में रेशो क्या है? अलग अलग है। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप लगाने पे CO2 इतनी रेशो देता है, कार्बन 14 आइसोटोप लगाने पे CO2 7:16 देता है। तो दोनों के केस में रेशो अलग अलग आ रही है। जबकि लॉ ने क्या बोला था? लॉ ने बोला था कि रेशो फिक्स होती है, बाय मास सेम रहती है, लेकिन अगर आइसोटोप का कंसेप्ट लगाएं तो ये रेशो सेम नहीं होती, ये रेशो सेम
नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसकी सेकंड लिमिटेशन। अब हम उसे देखते हैं। आई होप ये जो लिमिटेशन है आपको क्लियर हो गई है। सेकंड लिमिटेशन क्या आती है? सेकंड लिमिटेशन इज दिस लॉ, नॉट दिस लॉ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। क्या हम यहां पर कहेंगे डिफरेंट compounds can have same ratio। डिफरेंट कंपाउंड्स की रेशियो कैसी होती है? सेम। डिफरेंट कंपाउंड्स की बेटा रेशियो कैसी होती है? सेम। कैसे देखते हैं हम? अगर हम एक एग्जांपल लें, CH3 CH2OH, याद है कहीं पढ़ा था इथेनॉल, छोटी क्लासेस में आता था इथेनॉल, CH3 CH2OH। ठीक है, एक होता है हमारे पास, आगे हम पढ़ेंगे CH3O CH3, दिस इज ईथर। ये क्या होता है बेटा? ये होता है ईथर। और ये जो हमने लिया है इसे हम कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, लिख दिया। कितने कार्बन है बेटा इसमें? काउंट करो, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। कितने कार्बन? C2। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितनी है? 1। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे और ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सेम है, लेकिन कंपाउंड अलग है। कंपाउंड कैसे अलग है? ये हमारे पास ये जो लिया अल्कोहल है, और अगर हम ये वाला एग्जांपल लें तो ये बेटा हमारे पास क्या है? ईथर है। राइट, अब हम इसकी रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? बाय मास। बाय मास बोला था ना बेटा क्वेश्चन में, है ना? सॉरी, नॉट इन द क्वेश्चन, इन द लॉ बाय मास इज गिवन। कितने कार्बन है? 2। मास कितना होता है कार्बन का? 12। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 12 से। एक एटम से दूसरे एटम पे जाएंगे तो रेशो लगाएंगे। कितनी हाइड्रोजन है? 6 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। इस एटम से अगले पे जाएंगे, रेशो लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की कितनी आती है? कितना मास होता है? 16। सेम केस है, आइसोटोप का तो केस है नहीं, तो कार्बन का मास हमें 12 ही लेना है एज सच। तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइज, कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक एटम से दूसरे एटम पे गए, रेशो, हाइड्रोजन कितनी है? 6, फिर से मल्टीप्लाइज, हाइड्रोजन का मास 1, फिर से रेशो। ठीक है, यहां रेशो लगा देते हैं हम इस तरीके से। रेशो, ऑक्सीजन कितनी है? 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। राइट, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा बेटा? 24। रेशो 6, रेशो 16। सेम केस यहां पर है, 24 रेशो 6 रेशो 16। ठीक है, 2 के टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, है ना? आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो रेशो क्या आई? 12 रेशो 3 रेशो 8। कैसे निकाल लिए ये रेशो? आगे हमें जरूर लिखना पड़ेगा बाय मास। बाय मास हमने रेशो निकाल लिया, यही रेशो यहां पर भी एज इट इज आएगी, 12 रेशो 3 रेशो 8 बाय मास। तो अब देखो इन केस में, अगर इन दोनों केसेस में हम देखें, कंपाउंड है ये हमारे पास, एक मिनट, कंपाउंड है ये हमारे पास अल्कोहल, और ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास है ईथर। दोनों का फॉर्मूला वैसे तो देखो ऐसा अलग है, अल्कोहल में OH आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन से इन बिटवीन ज्वाइनिंग है, तो दोनों केस में जो हमारे पास रेशियो है और ये जो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा है, दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग है। तो ये लिमिटेशन होती है लॉ ऑफ मल्टीपल, सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की। तो आई होप ये जो लॉ है आपको क्लियर हो गया। इसकी 2 लिमिटेशन, पहला केस क्या था कि ये जो लॉ है आइसोटोप पे एप्लीकेबल नहीं होता, और दूसरी चीज ये जो लॉ है डिफरेंट कंपाउंड भी सेम रेशो देते हैं। आई होप ये जो लॉज हैं आपको क्लियर हो गए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू।